स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है या आप चीजों को ट्रैक कर पाए या टाइम टू टाइम उसको मैनेज कर पाए। तो ऐसे में आप किस तरीके से उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जहां पे आपको अपनी नॉलेज, अपना टाइम, अपनी एफिशिएंसी लगाने की जरूरत नहीं है? तो इसके लिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। एंड तक बने रहिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा। हाय, मेरा नाम है नेहा और आज हमारे साथ है मिस्टर शिवा रस्तोगी, जो पिछले 22 सालों से इस इंडस्ट्री में है और उन्होंने काफी सारे लोगों को इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में हेल्प किया है। तो आइए हम जानते हैं आप किस तरीके से बिना अपना टाइम दिए इसमें अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंडरी इनकम आपके अलावा भी आपके लिए कोई और भी कमाए तो कितना अच्छा है ना ये। तो कैसे कर सकते हैं? ये हो सकता है सिर्फ इन्वेस्टमेंट के थ्रू। स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में, लेकिन बहुत से लोगों के पास टाइम नहीं होता या जीरो नॉलेज होती है, जिसकी वजह से डरते हैं इन्वेस्टमेंट करने में। तो आज हम शिवाल सर से पूछते हैं कि क्या कोई और रास्ता है जिसके थ्रू हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए, स्टॉक मार्केट जो होता है वो एक्टिव इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब आपको उसमें एक्टिव रहना पड़ता है और एक्टिव रह के आपको वॉच करना पड़ता है कि आपके स्टॉक्स में क्या हलचल हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या कौन सा स्टॉक किस लेवल पे चल रहा है। तो उसे इसीलिए हम एक्टिव इन्वेस्टमेंट कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स होता है पैसिव इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए बहुत सारे लोगों का समूह है, म्यूचुअल फंड का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग जिनका एक समूह है और जो एक ही थीम पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे कि कई सारे म्यूचुअल फंड्स के स्कीम्स होती हैं, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, हाइब्रिड, बहुत सारे फंड्स होते हैं। तो अगर मैं एक लार्ज कैप का एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ कि जो बड़ी बड़ी इंडिया की कंपनीज हैं, जायंट कैप या लार्ज कैप हैं, उनमें अगर कोई किसी भी समूह को इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत सारे लोगों का एक सेम विजन है कि मुझे लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करना है, तो वो सारा अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं। किसी के पास 1 लाख है, किसी के पास 5 लाख है, किसी के पास 10 लाख है, किसी के पास 1 करोड़ है। तो उन्होंने धीमे धीमे अपना पैसा प्लॉट किया हुआ है। ठीक है, एक तो हो गया, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो एक म्यूचुअल फंड की स्कीम बन गई। उसमें एक फंड मैनेजर होता है जो कि आपका फंड मैनेज करता है ऑन बिहाफ ऑफ। ठीक है, आपको क्या होगा, आपको रेट के हिसाब से यूनिट्स अलॉट हो जाएंगे जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के 2 तरीके हैं, एक होता है लमसम और एक होता है एसआईपी। सबसे पहला लमसम। लमसम का मतलब है कि एक मुश्त आपको कोई पैसा इकट्ठा आपके पास पड़ा हुआ है, वो आपको प्लॉट करना है। तो जैसे कि 10,000 रुपए से स्टार्ट होता है, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 1 करोड़, कितना भी आप अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। एक मुश्त आपने वो इन्वेस्टमेंट किया और वो वहां जाके प्लॉट हो गया। उसके बाद में वो इन्वेस्टमेंट उसके हिसाब से ग्रो करेगा, जैसे मार्केट मूवमेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग वहां पे भी ग्रोथ आपको नजर आएगी। सेकेंड ऑप्शन होता है एसआईपी। एसआईपी क्या होता है कि जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जिनको एक साथ पैसा लगाने में डर लगता है, या फिर बहुत सारे सैलरीड पर्सन्स हैं जिनको भाई हर महीने इनकम आ रही है, उनके पास में कोई एक लमसम अमाउंट नहीं पड़ा हुआ है, तो उनके लिए एसआईपी इज द बेस्ट थिंग। एसआईपी में क्या होता है कि हर महीने आपने एक डेट फिक्स कर ली, एक अमाउंट फिक्स कर ली, वो आपके बैंक से डेबिट हो जाएगी उस दिन और जाके मार्केट में इन्वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो एसआईपी के लिए सर हमें कोई भी ट्रैक नहीं करना पड़ता, हमें देखना नहीं पड़ता कि कब हमें उसमें एंटर होना है, कब निकलना है, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। उसके लिए आपको एक एडवाइजर अपॉइंट करना चाहिए। जब आप मार्केट को नहीं देखते हो, जब आप मार्केट के बारे में नहीं जानते हो, तो आपका एक एडवाइजर होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि देखिए, एंट्री तो सबको पता होती है। आज के युग में सारे के सारे अभिमन्यु हैं इस मार्केट में, है ना। लेकिन एंट्री सबको पता है, बट एग्जिट कब करना है, एग्जिट क्यों करना है, वो सब सारे क्वेश्चन से जो एक लेमैन है या फिर जो इस इंडस्ट्री को बिलोंग नहीं करते हैं, वो सारे इस क्वेश्चन से परे होते हैं। वो एक माइंडसेट से लगाते हैं कि आज हमारा पैसा बच रहा है तो हमने आज आके एसआईपी कर दिया, कल को नहीं बचेगा तो हम रोक के पैसा निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत सारे जितने भी नए एज के लोग आते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वो ऐसा ही करते हैं। उनके साथ में ये होता है कि 5-5 हजार करके उन्होंने 2 साल तक पैसा जमा किया और पता चला कि 1,20,000 रुपए इकट्ठा हुआ उनका, 1,20,000 इकट्ठा हुआ और 1.5 लाख रुपए हो गया उनका। वो तो उन्होंने क्या किया, वो 1.5 लाख रुपए विड्रॉ किया, आईफोन खरीद लाए, है ना। या फिर मान लीजिए गाड़ी, डाउन पेमेंट पे गाड़ी उठा ली, या XYZ और कहीं स्पेंड कर दिया, तो उससे उनका पर्पस कभी भी पूरा नहीं होगा। ठीक है,
तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आप एक इन्वेस्टमेंट की हैबिट डालिए एसआईपी के थ्रू, और आप ये इस माइंडसेट से हमेशा एसआईपी में इन्वेस्ट करना है कि कम से कम 5 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना है। उससे कम टाइम फ्रेम में कोई भी इतना बड़ा बेनिफिट नहीं होने वाला। दूसरी चीज, आपको मैक्सिमम टाइम के लिए सोचना है, मिनिमम टाइम की जगह, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम है, टाइम सबसे बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी एसेट क्लास में। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल लूँ, तो आप देखेंगे कि 5 साल पहले जो प्रॉपर्टी आपके एरिया में अगर मान लीजिए 20 लाख की थी, तो आज 22-25 के बीच में घूम रही होगी, ठीक है। लेकिन अगर वही 10 साल पहले की बात करें, तो 10 साल पहले जो प्रॉपर्टी 20 लाख की थी, वो आज 50-60 लाख की होगी। अगर 15 साल पुरानी बात करें, तो जो प्रॉपर्टी 20 लाख की थी, तो वो आज की डेट में 2-2.5 करोड़ की होगी। और अगर 20 साल पुरानी बात करें, जो 20 लाख की प्रॉपर्टी थी, वो आज 20 करोड़ की होगी। तो आप देखो कि मैं अमाउंट वही बोल रहा हूँ, बस टाइम का फर्क है। जैसे जैसे टाइम मैंने बढ़ाया, उतना ही ड्रास्टिक रिजल्ट आए, रिटर्न्स आए। तो टाइम भी एक तरह से मनी है अपने आप में। टाइम अपने आप में मनी ही है, आपने बिल्कुल सही बात की। ये टाइम, जितना आप टाइम दोगे उतना ही बड़ा आपका पैसा बनेगा। तो आप एसआईपी के थ्रू आप गोल्स भी सेट कर सकते हो अपने। आपके कोई भी गोल्स है, जैसे कि मान लीजिए बच्चों की शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए, जो कि रिटायरमेंट एक बहुत बड़ा ग्लिच है। आज की डेट में कोई रिटायरमेंट की प्लानिंग ही नहीं करना चाहता, जबकि बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। आज हम कई लोगों को देखते हैं कि रिटायरमेंट के बिना वो क्या कर रहे हैं, जब तक जिंदा है तब तक काम करना पड़ रहा है, तो उनके जीवन में तो रेस्ट ही नहीं है। तो रिटायरमेंट हो गया, इसके अलावा और भी ड्रीम्स होते हैं, जैसे कि बड़ी गाड़ी खरीदनी है, बड़ा घर खरीदना है, तो आप ये सारी चीजें एसआईपी के थ्रू प्लान कर सकते हैं। वो कहावत है ना, बचपन में हमने सुना होगा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसी तरीके से एसआईपी करने से, छोटा छोटा पैसा इन्वेस्ट करने से काफी बड़ी बड़ी टारगेट्स पूरे किए जा सकते हैं और काफी अच्छे रिटर्न्स आते हैं, जो कि मोर देन सफिशिएंट होते हैं और एज कम्पेयर टू अदर रिटर्न्स। साथ साथ में रिस्क भी बहुत कम रहता है इसमें। अगर 5 साल का इन्वेस्टमेंट है किसी भी एसआईपी में, तो आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड है कि कभी उसमें नेगेटिव रिटर्न आया ही। तो सर क्या एसआईपी एफडी के रिटर्न से ज्यादा बेटर है? ठीक है, एफडी इज अ फिक्स रिटर्न प्रोडक्ट। तो एफडी में क्या है कि आप सबसे पहले तो एक लमसम अमाउंट प्लॉट कर रहे हो, ठीक है। एसआईपी में आप धीमे धीमे पैसा लगा रहे हो, तो वो फर्क है। दूसरी चीज ये है कि एफडी का रिटर्न फ्लक्चुएट करता है, डिपेंड करता है कि जैसा इंटरेस्ट रेट हमारे यहाँ चल रहा है। अगर इन्फ्लेशन घटेगी तो एफडी के रेट भी घट जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो एफडी के रेट बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जब एसआईपी में आप बात करते हैं, तो एसआईपी सीधे सीधे इन्वेस्ट हो रही है स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट अल्टीमेटली बढ़ता ही है। आप छोटे टेन्योर के लिए तो आप ये बात सोच सकते हो कि कहीं घट गया मेरा पैसा, तो वो बिल्कुल बात सही है। लेकिन लंबे समय के लिए अगर आप इन्वेस्ट करोगे, अगर आप पिछले 5 साल का, पिछले 10 साल का, पिछले 15 साल का, पिछले 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड निकालेंगे, तो अल्टीमेटली एसआईपी में पैसा बनता ही है और रिटर्न्स एफडी से फार बेटर आता है, क्योंकि एफडी आज की डेट में 7% का रेट है लगभग। और अगर मैं पिछले 20 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड निकालूं एसआईपी का, तो उसने 15.5% के हिसाब से रिटर्न जनरेट किया, इन्फ्लेशन रेट से ऑलमोस्ट डबल से ऊपर। तो सर मिनिमम हम कितना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, और एसआईपी में क्या क्या फ्लेक्सिबल फीचर्स होते हैं, मतलब कोई बाउंडेशंस होती हैं बंद करने की, स्टार्ट करने की, रिडीम करने की, ये सब चीजें इसमें? ठीक है, ज्यादातर जो एसआईपीज होती हैं, जो म्यूचुअल फंड्स में एसआईपीज की जाती हैं, जो स्कीम्स होती हैं, वो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि ओपन एंडेड स्कीम्स में पैसा इन्वेस्ट कीजिए। ओपन एंडेड स्कीम में आप कभी भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी निकाल सकते हो, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती है। अगर आज आपको पैसे का रिक्वायरमेंट है, तो आज आपने एसआईपी को या जो भी आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसे आप सेल करेंगे, तो 2 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट हो जाता है। तो लिक्विडिटी का तो कोई इशू नहीं है यहाँ। रही बात कि आपको कितनी अमाउंट से शुरू करना चाहिए, तो अगर मैं मिनिमम की बात करूं, तो मिनिमम तो आप 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो एसआईपी को। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो, जितना ज्यादा से ज्यादा सेव कर सकते हो, उतना ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करो, ताकि एक बड़ा अमाउंट हम आगे एग्जैक्टली बना सकें। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि 5,000 रुपए महीने से आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, 60,000 रुपए साल के आपके डिपॉजिट होंगे,
और यहीं पे आप 50,000 से इन्वेस्ट करना शुरू करोगे तो आपके 6 लाख रुपए डिपॉजिट होंगे। तो आप फर्क देख लीजिए कि आपको कितना पर्पस चाहिए। एज पर योर टारगेट आप वो अमाउंट सेट कर सकते हैं, और जब भी आपका टारगेट कंप्लीट हो जाए तो उस अमाउंट को रोक दीजिए, दूसरे टारगेट के लिए आप चले जाए। तो मतलब एसआईपी में हम कभी भी एंटर हो सकते हैं और कभी भी रिडीम कर सकते हैं। कभी भी redeem। तो इसके कोई चार्जेस वगैरह भी लगते हैं सर? कुछ टैक्सेस, मतलब लोगों में काफी रहता है कि एसआईपी के टाइम पे हमारे बहुत चार्जेस लग गए या बहुत टैक्सेस हमें पे करने पड़ रहे हैं, तो ये इसके बारे में क्या? देखिए, सबसे पहले चार्जेस की बात करता हूँ। चार्जेस में क्या होता है कि अगर आपने कोई भी म्यूचुअल फंड लगाया, चाहे वो लमसम के थ्रू लगाया हो, चाहे आपने वो एसआईपी के थ्रू लगाया, अगर वो इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो उसमें चार्जेस 1 साल के अंदर एग्जिट करने पे लगते हैं। 1% का एग्जिट लोड है, 1% के एग्जिट चार्जेस होते हैं, वो आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप 1 साल के अंदर अमाउंट विड्रॉल करोगे। अगर 1 साल के बाद आप अमाउंट विड्रॉल करते हो तो कोई चार्जेस नहीं लगते। टैक्सेस की बात जैसे आपने पूछी, तो टैक्सेस के लिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट किसे कहते हैं? ट्रांजैक्शन कंप्लीट तब होता है जब हमने कोई चीज खरीदी और हमने उसको बेच दिया। तो जब हम उसको बेचेंगे तभी हमारा टैक्स अप्लाई होगा हमारे ऊपर, ठीक है। पहली चीज तो हम जब तक इन्वेस्ट करते जा रहे हैं तब तक तो हमें कोई टैक्स पे नहीं करना, लेकिन जैसे ही हम उसे बेचेंगे तभी हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। तो 2 क्लॉज है। सबसे पहला शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब ये होता है कि आज आपने खरीदा और 1 साल के अंदर उसे सेल कर दिया, तो वो शॉर्ट टर्म की श्रेणी में आएगा। शॉर्ट टर्म में अगर हम कोई भी चीज प्रॉफिट में बेचते हैं तो उस पर हमें गवर्नमेंट को 15% का टैक्स देना पड़ता है। अगर हम वही चीज लॉस में बेचते हैं तो अगले 7 साल तक वो कैरी होता है इनकम टैक्स पे, और अगले 7 सालों में मान लीजिए कि इस साल आपको म्यूचुअल फंड्स या कुछ भी सेल कर रहे हो आपने जो कि शॉर्ट टर्म में था, और उसमें आपको 1 लाख रुपए का नुकसान हो, अब वो लॉस आपका कैरी फॉरवर्ड होगा। अगर मान लीजिए अगले 7 साल में आप कोई भी प्रॉफिट बनाते हैं 1 लाख रुपए का, तो वो उससे एडजस्ट हो जाएगा और आपको टैक्स पे नहीं करना है। 1 लाख से ऊपर पे आपको टैक्स पे करना रहेगा। सेकंड होता है लॉन्ग टर्म। सेम चीज लॉस के मामले में सेम ही रहता है, बट प्रॉफिट के मामले में अगर आपका 1 लाख से ऊपर का जितना भी प्रॉफिट होता है लॉन्ग टर्म में, उसमें आपको 10% का टैक्स पे करना पड़ता है। लेट्स से आपका 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ तो आपको 1 लाख रुपए एग्जाम्प्ट हो गया, 4 लाख रुपए पे 10% मतलब 40,000 रुपए का टैक्स पे करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म क्या हुआ कि कोई भी आपने म्यूचुअल फंड या शेयर्स कुछ भी आपने खरीदे और 1 साल के बाद बेचे, तो 1 साल के बाद जैसे ही बेचोगे, 1 साल के बाद आप कभी भी बेचो तो वो लॉन्ग टर्म में ही आएगा। तो लॉन्ग टर्म में जब आप उसे सेल करेंगे तो मैंने आपको बताया पहला 1 लाख का प्रॉफिट एग्जाम्प्ट है एवरी ईयर, और उसके बाद में 10% का स्लैब है, ठीक है। इसी तरीके से लॉस की दृष्टि में वो 7 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और जो भी आप प्रॉफिट बनाओगे उसको एडजस्ट। ठीक है। इसके अलावा सर बहुत लोगों को ये भी डर रहता है कि मैम हमने एसआईपी करी है तो 5 साल बाद 10 साल बाद अगर मार्केट वहां पे गिर गया तो फिर हमारे पैसे का क्या होगा, और या वो कंपनीज भाग गई तो हमारे पैसे का क्या होगा? सबसे पहले तो एक्टिव और पैसिव जो इन्वेस्टमेंट होती है, एक्टिव इन्वेस्टमेंट ये होती है जो हम करते हैं, ठीक है, और हमने उसके लिए पढ़ाई की ही नहीं है जी। हमने इन्वेस्टमेंट की तो पढ़ाई की नहीं है ना। तो स्टॉक मार्केट से ज्यादा म्यूचुअल फंड इसीलिए होता है क्योंकि वो पैसिव इन्वेस्टमेंट होता है, वहां पे पढ़ाई किए हुए लोग भी अपॉइंट किए जाते हैं। तो फंड मैनेजर्स होते हैं वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं और वो इन सबकी ट्रेनिंग करके आए हुए होते हैं, इवन उन्हें 10, 15, 20 साल का एक्सपीरियंस भी होता है इस मार्केट में। तो सिंपल सी बात है, आप ये सोचिए कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसमें दिक्कत होने के चांसेस ज्यादा होंगे कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें होंगे, ठीक है, ऑब्वियस है। तो सेकेंड थिंग, डाइवर्सिफिकेशन उनका बहुत तगड़ा होता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हमें आज कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो हम 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम कितने ही शेयर ले पाएंगे, हमारे दिमाग में ये रहता है। तो हम ज्यादा से ज्यादा उसमें 2 शेयर ले लेंगे, 5 शेयर ले लेंगे, इससे ज्यादा शेयर नहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे। लेकिन उनका डाइवर्सिफिकेशन इतना जबरदस्त होता है कि वो 50-50 कंपनीज में एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है। स्कीम जो होती है उसमें 50-50 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट रहता है। इवन कुछ स्कीम्स तो ऐसी है जहाँ 200-200 कंपनीज भी है। तो वहां पे क्या होता है कि अगर मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि यस बैंक जैसे अभी फॉल हुआ था पिछले 5-6 साल पहले, तो म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट था वहां पे, लेकिन
अगर मैंने 50 कंपनीज में इन्वेस्ट किए हुए हैं, हमारे पास में 100 रुपए हैं, हम 100 रुपए को इक्वली डिवाइड करके हमने 50 कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, तो एक कंपनी में हमारा 2 ही रुपया जमा है, ठीक है। और 2 रुपया भी पूरा खत्म नहीं होता, क्योंकि जो न्यूज हमारे पास आ रही है वो कई घंटों पहले या कई दिनों पहले कभी कभी उन लोगों के पास होती है, क्योंकि फंड मैनेजर्स आर द टॉप प्लेयर। अगर कंपनी में कुछ भी होता है उन लोगों को तो उन लोगों को सबसे पहले पता चलता है। दे आर हाईली एक्टिव पर्सन्स इन द इंडस्ट्री। सो मान लीजिए अगर वो बेचना भी शुरू करेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा आपका 1 रुपए का लॉस होगा। 100 रुपए में से अगर आपका 1 रुपए का लॉस एक कंपनी में हो भी गया तो बाकी के 49 तो आपको रिटर्न देने के लिए खड़े हैं ना। और वो भी सबसे पहले वो ये सोचते नहीं है कि वो इमोशन उनके नहीं कनेक्ट हो रहे हैं वहां पे, क्योंकि उनका पैसा नहीं लगा हुआ है। वो तो अपने दिमाग से काम कर रहे हैं, और दिमाग से काम करने पे क्या होता है कि वो सबसे पहले एग्जिट करते हैं। जब एग्जिट करते हैं, जैसे आपने यस बैंक को फॉलो होते हुए देखा हो, तो यस बैंक जब गिरा था तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड ही सेलेक्ट था। तो आप ये समझिए कि वहां पे रिस्क आपका स्क्वीज हो जाता है, बहुत कम रह जाता है, बहुत ही मिनिमम रिस्क है, क्योंकि आपका 100 रुपया 50 कंपनी में इन्वेस्ट हो रहा है। 50 कंपनी में इन्वेस्ट हो रहा है तो सीधी सी बात है, अगर एक गिर भी जाती है तो बाकी 49 है संभालने के लिए। या मैं कहता हूँ अगर आधी भी चल गई तो भी अपना काम हो जाता है। और इसके अलावा सर एक बहुत इम्पोर्टेंट मतलब डर ही कह सकती हूँ मैं कि लोगों में रहता है कि हम इस एएमसी के थ्रू क्यों करें, अगर ये एएमसी ही भाग गई तो, ये ब्रोकर ही भाग गया तो। ओके, ठीक है। तो एएमसी क्या होती है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, जो कि हमारे इंडिया में आज की डेट में लगभग 45-46 एएमसीज हैं। उनमें ये डर रहता है लोगों को भागने का। तो सबसे पहले इसमें रेगुलेटरी जो है वो सेबी है, ठीक है। और जो एएमसीज होती हैं वो एज अ ट्रस्ट काम करती है। कभी भी कोई भी एएमसी जो है वो एज अ प्रॉफिटेबल कंपनी काम नहीं करती है। ऑल्दो उन्हें प्रॉफिट होता है, मैं ये नहीं कहता कि उन्हें प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट है एज अ ट्रस्ट काम करता है। और जितना भी पैसा होता है वो ट्रस्ट के पास होता है। अगर कोई एजेंसी भाग भी जाती है तो आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला। सेबी उसे ऑर्गेनाइज करेगी, वो किसी ना किसी के साथ में मर्ज करेगी दूसरी एजेंसी के साथ में, और आपका पैसा पूरा मिलेगा। जैसे कि आज की डेट में जब 2019 में बहुत सारे केसेस हुए ब्रोकर्स भागने के, स्टॉक मार्केट की बता रहा हूँ, तो सेबी ने ऐसी गाइडलाइंस ले आए कि अब कोई ब्रोकर भी भागे ना तो किसी का भी शेयर उसके डीमैट से निकल नहीं सकता। तो जितने भी ब्रोकर्स हैं, अगर मान लीजिए कोई ब्रोकर बंद भी होता है बाय चांस, तो उसकी डीपी को उठा के दूसरे ब्रोकर में शिफ्ट कर दिया जाता है। ऐसा हो जाता है? हाँ, ऐसा ही होता है। कोई भी ब्रोकर अगर बंद होगा तो उसकी डिपॉजिटरी को उठा के दूसरे ब्रोकर को, जो भी अडॉप्ट करना चाहता है या जो भी लेना चाहता है, उस ब्रोकर में ट्रांसफर हो जाती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, बीएमए बंद हुआ था तो बीएमए की जो डिपॉजिटरी थी वो मोतीलाल ओसवाल में शिफ्ट, यानी उनके इन्वेस्टर सारे उनका पैसा वापस उनका हाँ सारा वहां हो गया। फिर उसके बाद में जब ऑफिस बंद हो गए ब्रोकर्स के, तो मोतीलाल ओसवाल के ऑफिस में जाके सारे ब्रोकर्स ने अपने शेयर्स वगैरह करवा। ओके, तो मतलब अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने ड्रीम्स भी पूरे कर सकते हैं और आपका पैसा भी पूरी तरीके से सेफ है। जो लोगों के मन में डर रहता है इन्वेस्टमेंट को लेके कि मार्केट क्रैश हो जाएगा या वो ब्रोकर भाग जाएगा, तो इसके लिए सेबी जो एक रेगुलेटरी है उसने सारे गाइडलाइंस प्रॉपर बनाए हैं सभी इन्वेस्टर्स के लिए, ताकि उनका जो हार्ड एंड मनी है जिन्होंने इन्वेस्ट किया है वो प्रॉपर तरीके से सेव रहे और टाइम टू टाइम ग्रो होता रहे। तो अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, इससे आप इन्वेस्टमेंट के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छे से जान सके हो और ऐसी और ही चीजें आप जानना चाहते हो, तो हमारे और सभी सोशल प्लेटफॉर्म से हमें फॉलो करें, ये वीडियो शेयर करें और आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। थैंक यू।